उस सिलेबस के अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं तो सिलेबस में ईएनटी का जो पार्ट दिया हुआ है वो दो पार्ट में दिया है। पहला जो पार्ट है वो दिया हुआ है जनरल कंडीशन ऑफ ईएनटी, जनरल कंडीशन ऑफ ईएनटी, और जो सेकंड पार्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ है जनरल सर्जरी, ईएनटी और ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी का जो सर्जिकल मैनेजमेंट है वो सर्जिकल मैनेजमेंट के साथ में दिया हुआ है। अल्टीमेटली यदि मैं इस सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करूं तो जनरल कंडीशन में भी जो बड़ा से बड़ा जो हाथ है या फिर जो जिसका आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है वो उसके डिजीज कंडीशन के आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। डिजीज कंडीशंस, और डेफिनेटली जब अपन डिजीज कंडीशंस पढ़ेंगे, चाहे ईएनटी की बात करूं या मैं ऑप्थेल्मो की बात करूं, तो इन दोनों ही चीजों में अपना जो नॉर्मल सर्जिकल जितनी भी जो चीजें हैं, इन दोनों की जो सर्जरीज है उन सर्जरीज का अपन दोनों साथ में डिस्कस कर लेंगे यहीं पे। यानी कि जो सीएचओ का आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये दोनों चीजें अपनी कवर हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। जो अपना आज का टॉपिक है वो है अपना ईएनटी। जो आज का अपना टॉपिक है वो अपना ईएनटी। सर, ईएनटी की यदि अपन बात करें तो अपन इंक्लूड करते हैं ईयर, नोज एंड थ्रोट। ईयर, नोज एंड थ्रोट, इन तीनों चीज़ों को अपन इंक्लूड करते हैं। सर, इसमें से जो बड़ा पोर्शन बनता है वो बनता है अपने ईयर का। जो सबसे बड़ा पोर्शन बनता है वो बनता है अपने ईयर का। ईयर में से क्वेश्चन आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा ही ज़्यादा होती है, क्योंकि थ्रोट और जो नोज है उसमें से थोड़ी सी क्वेश्चन है वो एक तो कम पूछे जाते हैं। दूसरा रीज़न ये है कि जो थ्रोट का जितना भी जो पार्ट है वो अपन पीडियाट्रिक के अंदर पढ़ चुके होते हैं, क्योंकि बच्चों के अंदर अपन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन पूरा पढ़ते हैं। बच्चों के अंदर अपन टॉन्सिलेक्टमी, बच्चों के साथ में बच्चों में जब पीडिया के अंदर पढ़ते हैं तो वहाँ पर अपन टॉन्सिलेक्टमी वगैरह वो जितना भी जो पूरा मैनेजमेंट होता है वो अपन डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे जो अपना बड़ा बड़ा जो पोर्शन है वो अपना निकलता है ईयर का। तो जो अपना टॉपिक है उसी से अपन स्टार्ट करते हैं ईयर। सर, सबसे पहला जो टॉपिक है वो अपना ईयर। ईयर के बारे में यदि मैं बात बोलूँ तो एक सिंपल सी और सीधी सी एक डेफिनेशन होती है ईयर की, वो ये है, ईयर इज ए सेंसरी ऑर्गन, that situated in temporal bone। एक बिल्कुल सिंपल सी साधारण सी एक डेफिनेशन मैंने बोली है कि जो आपका ईयर है वो एक सेंसरी ऑर्गन है। किस टाइप का ऑर्गन है? सेंसरी ऑर्गन है। और ये जो सेंसरी ऑर्गन है वो कौन सी बोन में सिचुएटेड होता है? तो सर वो सिचुएटेड होता है अपने टेम्पोरल बोन के अंदर। यार, यह एक बात करते हैं अपन सेंसरी ऑर्गन के बारे में। क्या है सेंसरी ऑर्गन? तो सेंसरी ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं, अब पढ़ा अपन ने फोर्थ क्लास की 2 क्लास के अंदर पढ़ा है ज्ञानेंद्रियां। वो जो ज्ञानेंद्रिय है वही सेंसरी ऑर्गन है। और यह यदि मैं इस सेंसरी ऑर्गन को डिफाइन करने की सोचूं तो सेंसरी ऑर्गन का मतलब होता है वो ऑर्गन जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी कुछ चल रहा है उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर जो भी चीज़ चल रही है उस चीज़ को लेके अपने ब्रेन को जो मैसेज पहुंचाता है या ब्रेन को उस एक्सटर्नल चीज जो भी चीज़ चल रही है उससे अवेयर करवाता है। अवेयर टू ब्रेन अवेयर टू ब्रेन अवेयर टू ब्रेन अबाउट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यानी कि ब्रेन को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में जो चीज़ अवेयर कराती है उसी को अपन कौन सा ऑर्गन बोलते हैं? सेंसरी ऑर्गन। दैट्स गुड। और दूसरा मैंने बोला है ये जो सेंसरी ऑर्गन है वो कहाँ सिचुएटेड है? अपना टेम्पोरल बोन में। सर, देखिएगा इस डायग्राम के अंदर बिल्कुल क्लियरली अपने को दिख रहा है। यह आपके सामने ईयर का पूरा का पूरा डायग्राम है। इस डायग्राम के अंदर अपने को बड़ा बड़ा दिख रहा है आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर।
सर अच्छा, तो ये खाऊँगा जिस आपको जगह से देखो इसका देखिए। डिस्क्रिमिनेशन, जिस जगह से इसको डिफाइन किया हुआ है, उसी जगह से यदि मैं बोलूँ, इसी जगह से मैं बोलूँ तो देखिएगा, पानी बोतल खत्म ये है। देखिए, ये आपका पानी टेम्पोरल बोन, लेके जहाँ मेरा मार्कर घूम रहा है, ये पूरा का पूरा जहाँ जहाँ मार्कर घूम रहा है, ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज द टेम्पोरल बोन। ये वाला जहाँ जहाँ मेरा मार्कर घूम रहा है, ये पार्ट है, वो कौन सी बोन है? ये टेम्पोरल बोन है। तेरे को बहुत 5 रुपये बढ़िया। ऐसा है इसका आपको सर लगेगा। ये जो टेम्पोरल बोन है, बिना वो सुना टेम्पोरल बोन बोलेगा किसका पार्ट होती है? छोटा सा एमसीक्यू उठा रहा हूँ मैं आपके बीच में। ये जो छोटा सा एमसीक्यू आपके बीच में आ रहा है, ये जो छोटा सा आपके बीच में एमसीक्यू आ रहा है, वो आ रहा है कि सर ये जो टेम्पोरल बोन है, कौन सी बोन है ये? टेम्पोरल बोन। यार टेम्पोरल दूसरा पोहा बोन। नाम की और कर दूँगा। ये जो टेम्पोरल बोन है, ये जो टेम्पोरल बोन है, कीड़ा वो किसका पार्ट है? क्रेनियम का। क्रेनियम बोन का, क्रेनियम बोन का पार्ट है। और क्रेनियम खुद किसका पार्ट होती है? सर बात कर रहे हैं थोड़ा सा टेक्निकल मिस्टेक हुआ है, इस टेक्निकल एरर को अपन ठीक कर रहे हैं। ठीक है, मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ आपको। काम करो, जूम करके दिखा काम देता हूँ कौन कि करेगा? ये जो टेक्निकल एरर था, आप उसमें पैसे मैंने आप इस वेट डायग्राम को करेंगे। हल्का सा जूम किया है। जूम करने के बाद और अच्छे से दिख जाएगा। और अच्छे से दिख, मैं बता रहा हूँ कि सर ये वाला जहाँ मेरा मार्कर घूम रहा है, ये जिस जगह मार्कर घूम रहा है, ये आपकी बोन है। वो कौन सी बोन है? टेम्पोरल बोन। कौन सी बोन है ये? टेम्पोरल बोन। बहुत बढ़िया, ये आपकी टेम्पोरल बोन है पूरा का पूरा। सर ये जो टेम्पोरल बोन है, टोटल कितनी होती है नंबर में? सर नंबर में 2 होती है। कहाँ सिचुएटेड होती है? सर बायलेटरल सिचुएटेड होती है। अपना ये जो क्रेनियम वॉल्ट है पूरा का पूरा, इस क्रेनियम वॉल्ट की जो ये दोनों की साइड की जो बोन्स है, ये जो दोनों बायलेटरल बोन है, इन्हीं बायलेटरल बोन को कौन सी बोन के नाम से जाना जाता है अपना? टेम्पोरल बोन। सर ये जो मैंने बोला है कि टेम्पोरल बोन किसका पार्ट होती है, तो सर ये पार्ट होती है आपकी क्रेनियम का। और ये जो क्रेनियम है, ये क्रेनियम खुद किसका पार्ट है? तो सर क्रेनियम खुद पार्ट होता है स्कल का। बहुत बढ़िया, मत भूलना इस चीज को, क्वेश्चन मार्क लगा लो यहाँ पे। बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ मैं। सर ये जो मैंने क्वेश्चन मार्क बनाया स्कल के ऊपर, स्कल के अंदर टोटल 2 टाइप की बोन होती है। एक होती है क्रेनियम बोन और दूसरी होती है अपनी फेसियल बोन। फेसियल बोन। सर बात करते हैं कि ये जो आपकी क्रेनियम बोन है, ये होती है टोटल 8। टोटल कितनी बोन होती है? 8। और 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 ये जो फेशियल बोन है, ये होती है टोटल 14। 14 प्लस 8 इक्वल टू डबरी 22। टाइप से नहीं। 22 टोटल स्कल बोन होती है। इन 22 में से दोनों जो टेम्पोरल बोन है, ये जो दोनों टेम्पोरल बोन है, ये बायलेटरली सिचुएटेड होती है। और बायलेटरली इस टेम्पोरल बोन में से, टेम्पोरल बोन में आपका पूरा का पूरा ईयर सिचुएटेड ब्रिटिश होगा। युद्ध सर बीमारी मैं टाइप से बार बार उपाय बोल रहा हूँ काढ़े पूरा का पूरा ईयर तो हार्ट सिचुएटेड टाइप होगा। से उपाय पूरा ईयर का मतलब आपका एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। सर ये देखिएगा यहाँ पे, यहाँ आया मत बोल लो कर दिस वन इज द एक्सटर्नल यहाँ ईयर। ही गड़बड़ ये वाला अपना नर्सिंग करे एक्सटर्नल ईयर है। दूसरा, दिस वन इज द मिडल ईयर एंड दिस वन, और दिस वन इज योर इनर ईयर। सर एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर, यानी कि ईयर के जो तीनों एनाटॉमिकल पार्ट, जो तीनों पार्ट पूरा है। अच्छा एक्सटर्नल ईयर, ये देखिएगा एक्सटर्नल गलती ईयर भी आप पूरा का देखते पूरा जो है हो वो आपका टेम्पोरल बोन से घिरा हुआ है। बिल्कुल मैंने इसको अरे हाईलाइट वाह करके मैंने आपको बताया। दूसरा मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो अपना मिडल ईयर है, ये मिडल ईयर देखिएगा, ये पूरा का पूरा मिडल ईयर आपका इसी बोन से घिरा हुआ है। और तीसरे की यदि मैं बात करूँ तो थर्ड वन इज द इनर ईयर। और ये इनर ईयर भी पूरा का पूरा टेम्पोरल बोन से घिरा हुआ है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि आपका जो ईयर है, वो एक किस टाइप का ऑर्गन है? तो सर ईयर इज अ सेंसरी ऑर्गन। और ये जो सेंसरी ऑर्गन है, वो कौन सी बोन के अंदर प्रेजेंट होता है? टेम्पोरल सिचुएटेड होता है। सर अगला बात करते हैं पार्ट ऑफ ईयर।
पार्ट चाहे 20 ऑफ साल काम कर ले ना यहाँ ईयर। काम, यदि मैं पार्ट कोई ऑफ ईयर की भगवान बात की करूँ, कोई चीज़ दोबारा यदि मैं करवा पार्ट नहीं ऑफ ईयर सकता। की बात करूँ, तो सर जैसे ही अपन बात करते हैं पार्ट ऑफ ईयर, तो अपने दिमाग में एक सीधी सी एक चीज़ ट्रिगर करती है, और वो ये है कि इस ईयर को अपन 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इतना ईयर। बट यदि मैं पूरा का पूरा इंटरव्यू एनाटॉमी और लेते हैं फिजियोलॉजी के बेसिस दे पे मैं बात करूँ, तो कतई किसी काम भी न ऑर्गन करेगी को अपन 2 और पार्ट में वो जो डिवाइड करते पूछ लेता हूँ वो हैं। दे एक तो उस देती है ऑर्गन का एनाटॉमी तो मान जाए और दूसरा उस ऑर्गन का फिजियोलॉजी। यानी कि उसका एनाटॉमी डिफरेंट होगा और उसका फिजियोलॉजी क्या होगा, डिफरेंट होगा। और जिस हिसाब का एमसीक्यू पूछा जाता है, जिस हिसाब का क्वेश्चन इस ईयर में से पूछा जाता है, उसी हिसाब को ध्यान में रखते हुए मैंने इस ईयर के जो पार्ट पढ़ा रहा हूँ, मैंने इस पार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला जो पार्ट है, सबसे पहला जो पार्ट है, दिस वन इज फिजियोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल पार्ट या डिवीजन हाँ डिवीजन ऑफ ईयर। First one is the physiological division of ear, and बॉस बन गई second one is anatomical anatomical division of ear। देखो वापस बोल रहा हूँ, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर, ये तीनों के तीनों है वो एनाटॉमिकल पार्ट है, इसका डिवीजन है। ठीक है, मैंने यहाँ इसको समझाने के चक्कर में मैंने बोला कि आपका ईयर है उसके कितने पार्ट है सर, 2। कौन कौन सा, पहला फिजियोलॉजिकल डिवीजन, दूसरा कौन सा, एनाटॉमिकल डिवीजन। तो सर एज पर बस फिजियोलॉजी इस मजबूरी ईयर को हमारी है मैं फर्दर आपके 2 पार्ट में चेहरा डिवाइड का करता हूँ। फिजियोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ ईयर। एज पर फिजियोलॉजी इस ईयर को मैं सोरे फर्दर नजदीक 2 पार्ट के अंदर कलेक्शन डिवाइड करता हूँ। माँ फर्स्ट बाप वन हम इज करे तो बैलेंस पेन से तो साथ हम दास मना एंड माँ जी का मार्क्स फर्स्ट वन इज द बैलेंस हैं फर्स्ट वन इज द बैलेंस एंड second one is hearing। सोरे बेस्ट दे कि सावे दे रहा सर कान का जो हाँ काम होता है वो हियरिंग होता है, यानी कि कान का काम है वो सुनना तो है ही है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि बिना सुने कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि जब तक कोई बंदा सुनेगा नहीं तब तक वो सीखेगा नहीं। सीखने का मतलब है कि मेमोरी से, अपना जो मेमोरी है वो 2 ही चीज़ों से तो बनता है, देखने से और सुनने से। जब तक आप किसी चीज़ को सुनोगे नहीं तब तक आप उसको जानोगे नहीं, जब तक जानोगे नहीं तब तक वो अपनी मेमोरी में नहीं जाएगी। तो इसका मतलब हियरिंग है वो तो एक इम्पोर्टेंट आपका पार्ट हो गया, यानी कि अपनी मेमोरी बनाने में, अपनी जो पूरा का पूरा जो अपना ब्रेन के अंदर का जो स्टोरेज मेमोरी है वो बनाने में हियरिंग का तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है। लेकिन इस हियरिंग से भी और तो ये कहीं सोचा गुना भी ज़्यादा, थे इस हियरिंग से भी कहीं गुना ज़्यादा जो ईयर का काम है वो है बैलेंस बनाना। बहुत इंपॉर्टेंट काम है, और बहुत सारी जगह तो अपन ये पढ़ते हैं कि बैलेंस इज द प्राइमरी बैलेंस इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ चाहे छोरो प्राइवेट ही कर दो काई कर दो प्राइमरी बढ़िया फंक्शन फिर वो कहानी कर दो ऑफ ईयर। एक बहुत अच्छी चीज़ निकल के सामने आई है कि आपका जो ईयर है, इस ईयर का प्राइमरी फंक्शन क्या है। तो सर ईयर का जो प्राइमरी फंक्शन है वो है अपना बैलेंस बनाना। वो क्या, अपना बैलेंस बनाना। सर जब बात आती है कि सर ईयर का प्राइमरी फंक्शन तो हो गया बैलेंस बनाना, तो सेकेंडरी फंक्शन क्या हो गया अपने आप ही, सेकेंडरी फंक्शन हो गया सर बैलेंस बनाना। बैलेंस बनाना बैलेंस बनाना और बैलेंस बनाने का जो काम है वो एक नर्व करती है, उस नर्व को अपन बोलते हैं वेस्टिबुलर वेस्टिबुलर नर्व इज द वेस्टिबुलर नर्व। एंड हियरिंग का जो काम करती है वो करती है कॉक्लियर नर्व। कॉक्लियर यानी कि जो ईयर के मैंने फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट से 2 पार्ट बताए थे। पहला बताया था मैंने कि सर पहला जो पार्ट है वो पहला काम है वो बैलेंस बनाना, और बैलेंस बनाने का काम कौन सी नर्व कर रही है, बैलेंस बनाने का जो काम है वो कर रही है आपकी वेस्टिबुलर नर्व। दूसरा काम क्या है, हियरिंग का। कौन कर रही है हियरिंग का काम, कॉक्लियर नर्व। सर यहीं से तो ये दोनों मिलके यहीं से तो ये दोनों मिलके सर बैलेंस बनाने का काम कौन कर रही है, वेस्टिबुलर नर्व। हियरिंग का काम कौन कर रही है,
आपकी कॉक्लियर नर्व। Pero nung तो सर यहीं से तो ये दोनों मिलके, यहीं से oh, तो ये दोनों मिलके बनती है ay madali. वेस्टिबुलो, Ay madali. वेस्टिबुलो तुम्हारे कॉक्लियर जैसे नर्व, साइड से आपको एक्सपीरियंस वेस्टिबुलो। मैंने समझा दिया करके काय वेस्टिबुलो उसमें कुछ कॉक्लियर सारे नर्व, सीन होते हैं दिस वन इज एट्थ क्रेनियल नर्व। यानी कि यानी कि जो टोटल यानी कि जो टोटल 12 पेयर होती है, जो 12 पेयर होती है क्रेनियल नर्व, यानी कि वो नर्व जो कि क्रेनियम को जाती है, जो कि ब्रेन के अंदर जाती है, उन नर्व को क्या बोलते हैं अपन? क्रेनियम नर्व। कितनी होती है टोटल? सर 12 पेयर होती है, 12 पेयर होती है, 12 जोड़ों में होती है। इन 12 जोड़ों में से जो नर्व है वो दो टाइप की होती है। कुछ एक नर्व है वो मोटार होती है, कुछ एक नर्व है वो सेंसरी होती है, और बस कुछ हम एक नर्व है वो दोनों लाइक टाइप की उनको होती है कि फिर उसमें मोटार भी होता है और खाना के सेंसरी भी साथ होता है, जिसको अपन मिक्स्ड नर्व बोलते हैं। तो इसी हिसाब से यदि मैं बोलूँ तो सर नहीं आपका खाना था जो खाना हो गया ये जो वेस्टिबो अब कॉक्लियर एनसीसी नर्व है कैट वो कौन लास्ट सा दो नंबर से का सात नर्व है? सात कोई 8th भी नंबर। दिन बजे फिर उनके किस तो टाइप का बात नर्व है? करते थे तो सेंसरी लाइक नर्व, सेंसरी नर्व। और एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, जहां पर भी जहां पर भी सेंसरी नर्व का जिक्र हो, जहां पर भी सेंसरी नर्व का जिक्र हो, नर्व जहां पे भी सेंसरी नर्व का जिक्र हो, तो बिल्कुल क्लियरली ये चीज याद रखना कि सर सेंसरी नर्व वो नर्व होती है जो ओरिजिनेट तो कहाँ से होती है? ओरिजिनेशन तो उसका कहाँ से होता है? ऑर्गन। यानी कि वो ऑर्गन से निकल के, ऑर्गन से ओरिजिनेट होके उस सेंसेशन को लेके जाती है कहाँ पे? ब्रेन में, ब्रेन में। तो डियर मैं वापस आ रहा हूँ कि फिजियोलॉजिकल डिवीजन के अकॉर्डिंग बैलेंस, और दूसरा आपका हियरिंग। प्राइमरी फंक्शन कौन सा आपका? बिल्कुल डियर, प्राइमरी फंक्शन क्या है? बैलेंस। कौन सी नर्व? वेस्टिबुलर नर्व। सर सेकेंडरी फंक्शन मतलब हियरिंग। सब्जी खाएगा कौन सी नर्व? कॉक्लियर नर्व। दोनों मिलकर कौन सी नर्व बन गई? क्योंकि ये भी का ईयर का पार्ट, ये भी ईयर का पार्ट, दोनों की दोनों ईयर के अंदर जाकर कौन सी नर्व बन गई? वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। कौन कितने नंबर क्रेनियल नर्व है ये? सर 8th नंबर क्रेनियल नर्व। 8th नंबर क्रेनियल नर्व किस टाइप वैसे की तो नर्व मजे है? से था सेंसरी नर्व। सर ये जो सेंसरी नर्व है वो उसका ओरिजिनेशन कहाँ होता है? सर उसका ओरिजिनेशन होता है ऑर्गन पे, ऑर्गन से ओरिजिनेट होती है, कहाँ को जाती है? ब्रेन में। और यहाँ पे याद रखना, जो मोटोर नर्व है, मोटोर नर्व जितनी भी जो होती है उनका ओरिजिनेशन होता है ब्रेन, और कहाँ को जाती है वो? ऑर्गन। बिल्कुल क्लियर सी बात है, छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है, याद रखना, कैसा होगा पूछता है हाँ ये। मेरी से ना मोटोर कोई नर्व, चार लोग क्या सेंसरी बात नर्व और करिए मिक्स नर्व के बारे में। तो डियर यहाँ पर अभी तक अपन ने पढ़ा था कि सर ये जो अपना ईयर है, इस ईयर का फिजियोलॉजिकल पार्ट पढ़ा था। नाउ आई विल कम ऑन, सब नाउ आई विल चीज़ कम ऑन द एनाटमिकल, दहा एनाटमिकल पण डिवीजन मला तरी कसं जावंच आहे है ना ऑफ ईयर। एज पर एनाटमी, एज पर एनाटमी इस ईयर को अपन तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। एज पर एनाटमी इस ईयर को अपन तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है नाही एक्सटर्नल ईयर, दुसरी त्याची दात होते यार सेकंड वन इज द मिडल ईयर, एंड थर्ड वन इज इनर ईयर। सर एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। सर मिडल ईयर नाही स्वतः आपले सगळे आल्सो नोन एज टिम्पेनिक कैविटी, आल्सो नोन एज टिम्पेनिक कैविटी। यानी कि मिडल ईयर वो पार्ट होता है, अंदर से कैविटी होती है, बिल्कुल हवा भरी हुई कैविटी होती है। और ये जो हवा वाली कैविटी है इसको मैं कौन सी कैविटी बोलता हूँ? टिम्पेनिक कैविटी। वो कैविटी जो कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के बियॉन्ड कर जाए, उस कैविटी को अपन कौन सी कैविटी बोलते हैं? टिम्पेनिक कैविटी। एंड थर्ड वन इज द इनर ईयर। और सर इसको इनर ईयर आल्सो नोन एज इनर ईयर, आल्सो नोन एज labyrinth, आल्सो नोन एज labyrinth। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सर, डिस्कस करेंगे आगे जाके कि ये जो labyrinth है इसी को अपन फर्दर टू टाइप में डिवाइड करते हैं। वन इज द मेम्ब्रेनियस labyrinth एंड सेकंड वन इज द ornamental labyrinth। एक छोटा सा मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि इसको labyrinth क्यों बोलते हैं, क्योंकि labyrinth का जो मीनिंग है, labyrinth का जो मीनिंग है वो वो लैटिन में, लैटिन में labyrinth का मीनिंग होता है नेटवर्क, नेटवर्क। बिल्कुल क्लियर सी बात है।
सर वहाँ पे कौन सा नेटवर्क है, किसका नेटवर्क होगा? तो सर बात भले करते हैं, सर। देखो एक बिल्कुल एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ सर। आप उस चीज के बारे में सुनिएगा कि अपना जो कोक्लिया है, इस कोक्लिया की जो टोटल लेंथ होती है वो मुश्किल से 1 या 2 सेंटीमीटर होती है। इतना जो छोटा कोक्लिया है जिसकी लेंथ है वो मुश्किल से 1 या 2 सेंटीमीटर है। ये 1 या 2 सेंटीमीटर का कोक्लिया अपनी सबसे धीमी आवाज को भी परसीव कर लेता है। सुना होगा कभी आपने, कोई ने बिल्कुल धीमे से आके आपके कान में कुछ बोला और उस सबसे धीमी आवाज को भी आपका जो कोक्लिया है वो परसीव करके उसने उस आवाज को पिक करके आपके ब्रेन को भेज दिया कि यार बाहर से ऐसी कोई आवाज आ रही है। अब आप सोचो, यदि आपका कोक्लिया इतनी छोटी आवाज को भी पिक कर सकता है, इसका मतलब वो कितना अच्छी तरीके से काम कर रहा है। और जब कोई ऑर्गन, ऐसा ऑर्गन जिसके अंदर नर्व प्रेजेंट हो और वो इतने अच्छे तरीके से काम कर रहा है, इसका मतलब वहाँ पे जो नर्व है वो बहुत अच्छी है। और कोई नर्व कब बहुत अच्छी हो सकती है? नर्व तब बहुत अच्छी हो सकती है जब उसके वहाँ पे बहुत अच्छे और बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा संख्या में वहाँ रिसेप्टर्स प्रेजेंट हो। और वो जो नर्व के रिसेप्टर्स है, उन्हीं रिसेप्टर्स की वजह से जो वहाँ नर्व को बहुत ज़्यादा रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा जो नर्व प्रेजेंट है, उन्हीं वजह से अपन देखते हैं कि अंदर को नर्व का नेटवर्क है पूरा का पूरा। और वो जो नर्व का नेटवर्क है उसी को मैं क्या बोलता तेच हूँ, सांगत याच्यात पुस्तकात काय म्हणते कहाँ पे प्रेजेंट है ये, इनर ईयर। इसीलिए इनर ईयर को क्या बोल दिया अपन ने, इनर ईयर बोल दिया। क्लियर है? तो सर फिजियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से दो, बेलेस एंड हियरिंग, और एनाटॉमी के पर्सपेक्टिव से कितने, तीन। कौन कौन सा, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। सर मैं डायग्राम दिखा देता हूँ आपको एक बार इसका बिल्कुल क्लियर सा, देखिएगा इस डायग्राम को, बिल्कुल क्लियर सा आपके सामने डायग्राम दिखा रहा हूँ मैं, जिसके अंदर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा जितनी भी अपन ने अभी तक बातें बोल दी है। मैंने सबसे पहली बात ये बोली थी कि ईयर इज ए सेंसरी ऑर्गन, और वो सेंसरी ऑर्गन इसलिए है क्योंकि उसमें एक सेंसरी नर्व आती है जिसका मैंने सबसे पहले डिस्क्रिप्शन दिया था, इस वाली जगह से। वेस्टिबुल और कोक्लियर नर्व, ये किस टाइप की नर्व है सर, सेंसरी नर्व है। और सर सेंसरी नर्व है तो वो अगला आपका सेंसरी नर्व है। ठीक है सर। दूसरा मैंने बोला कि वो टेम्पोरल बोन है। उसके बाद में अपन ने देखा था कि इसके कितने पार्ट है, दो। कौन कौन सा, फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल। फिजियोलॉजी, सबसे पहली है वेस्टिबुल नर्व जो कि वेस्टिबुल पार्ट के अंदर चली गई। दूसरी कौन सी, कोक्लियर नर्व, जो कोक्लियर पार्ट के अंदर चली गई। और ये बन रही है आपकी वेस्टिबो कोक्लियर नर्व, यहाँ पे ये आपका वेस्टिबो कोक्लियर नर्व बन गया। अगला मैंने बोला कि सर एज पर एनाटमी इस ईयर को अपन ने कितने पार्ट में डिवाइड किया है। सर एज पर एनाटमी इस ईयर को अपन ने डिवाइड किया 3 पार्ट में। कौन कौन सा, सर 3 पार्ट हो गया, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। दिस वन इज द एक्सटर्नल ईयर, ये वाला पार्ट पूरा का पूरा आपका एक्सटर्नल ईयर हो गया, ये वाला पार्ट ये। सेकेंड वन इज द मिडल ईयर, ये वाला पार्ट, दिस वन इज द मिडल ईयर। बोला मैंने टिम्पैनिक कैविटी, देखो बिल्कुल क्लियरली आपको दिख रहा है, ये बोन के बीच में बिल्कुल ये कैविटी बनी हुई है, इसी वजह से मैंने इसको कैविटी बोला है। इज अ टिम्पैनिक कैविटी, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के पीछे की तरफ की जो कैविटी है उसको टिम्पैनिक कैविटी बोलते हैं। और एक चीज याद रखना, मिडल ईयर के अंदर हवा भरी होती है, एयर होती है हमेशा और हमेशा। एंड थर्ड वन इज योर इनर ईयर, दिस वन इज योर इनर ईयर, आल्सो नोन एज नेब्रियन। और क्योंकि यहाँ पे नर्व का नेटवर्क होता है, ये देखिए ये जो नर्व है वो आपकी यहीं आ रही है इनर ईयर के ऊपर, इसीलिए इसको अपन क्या मग बोलते त्याला त्याला आमचं हैं, आई थिंक इट इज क्लियर। आहे नाउ we will discuss on external एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर के बारे में डिस्कस करते हैं कि सर आपका एक्सटर्नल ईयर क्या है। ठीक है सर, एक्सटर्नल ईयर के बारे में बात करते हैं तो एक्सटर्नल ईयर आपकी ईयर का वो पार्ट है जो कि इना से लेके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक एक्सटेंड रहता है। एक्सटेंड पार्ट ऑफ ईयर एक्सटेंड अप टू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। देखिएगा इस डायग्राम में, यानी कि आपके ईयर का वो पार्ट जो कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक सिचुएटेड हो, जो कि आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक फैला हुआ हो, उसी पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, ये वाला पार्ट इज द एक्सटर्नल ईयर, ये आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होगी।
इस टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक ये पूरा का पूरा, ये देखिएगा, ये पूरा का पूरा जो पार्ट है वो किस में इंक्लूड हो रहा है अपना, एक्सटर्नल ईयर के अंदर। सर ये जो आपका एक्सटर्नल ईयर में जो आपका पार्ट इंक्लूड हो रहा है, एक्सटर्नल ईयर में हो रहा है, तो मैं इस एक्सटर्नल ईयर को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ईयर, इस एक्सटर्नल ईयर को मैं फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। कौन कौन सा? एक्सटर्नल ईयर, नंबर वन इज इना, नंबर वन इज इना, and number two is external auditory canal, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। सर देखिएगा इस डायग्राम, नंबर वन इज पीना, ये वाला पोर्शन, आउटर विजुअलाइज पार्ट ऑफ ईयर इज नोन एज पीना, एंड सेकेंड वन इज द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। सर गौर से सुनना इसको, दिस वन इज द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, यानी कि मैं यहाँ एक पर्टिकुलर वर्ड यूज कर रहा हूँ, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। तो इसका मतलब कोई ना कोई और भी ऑडिटरी कैनाल आपकी ईयर में सिचुएटेड होगी, वो होती है आपकी इंटरनल ऑडिटरी कैनाल। ये वाला जो पार्ट है, यानी कि ये वाला पार्ट है, आप खुद सोचिएगा, मैं बोल रहा हूँ कि यार आपका जो ईयर है वो टेम्पोरल बोन के अंदर, अब कोई भी चीज़ जैसे सपोज कीजिएगा ये आपका टेम्पोरल बोन है और इस टेम्पोरल बोन के अंदर आपका ईयर है, तो इस ईयर को ब्लड सप्लाई भी चाहिए, इस ईयर में से जो नर्व है वो बाहर भी निकलेगी और वो बाहर निकल के कहाँ जाएगी, ब्रेन के अंदर। तो बाहर निकलने के लिए इस टेम्पोरल बोन में कोई ना कोई तो छेद होगा, जनरली क्रेनियम बोन के अंदर जो छेद होता है या फिर क्रेनियम बोन के अंदर जो अपना स्पोर होता है उसको अपन बोलते हैं फोरामिना बोलते हैं। सर ये जो फोरामिना या फिर ये जो छेद है वो वाली जगह, जिस जगह से इनर ईयर के अंदर की जो नर्व्स है वो नर्व्स आपके ब्रेन में एंटर करती है, यानी जो आपकी ब्लड वेसल्स है ये सारी की सारी जिस जगह से एंट्री और एग्जिट करती है उस पार्ट को अपन बोलते हैं इंटरनल ऑडिटरी कैनाल। इंटरनल ऑडिटरी कैनाल और बाहर वाली पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, अपन एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। तो सर बात कर रहे थे अपन एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और इनके पर्टिकुलर इस टॉपिक को देख लेते हैं। तो सर सबसे पहला मैं बात करूँ पीना क्या है, तो सर मैं पीना के एक सिंपल सी आपको डेफिनेशन बताना चाहूँगा। आउटर विजुअलाइज पार्ट ऑफ ईयर, आउटर विजुअलाइज पार्ट ऑफ ईयर इज नोन एज पिना, उसी को क्या बोलते हैं। सर ये जो पिना है वो किसका बना होता है, ये जो पिना है वो किसका बना हुआ है, $1,000,000 लाइन बोल रहा हूँ, ये जो पिना है ये जो पिना है वो बना हुआ है इलास्टिक कार्टिलेज, नाम से पता चल रहा है इलास्टिक का मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसको एक्सटेंड करने पे, जिसको खींचने पे, जिसको तनाव देने पे वो वापस अपनी जगह चली जाए। दिस वन इज द इलास्टिक। फिर अपना रबड़, उसमें इलास्टिसिटी होती है, अपनी मसल्स, इलास्टिक मसल्स, उसी हिसाब से इलास्टिक कार्टिलेज, बहुत बढ़िया, इलास्टिक कार्टिलेज। सर ये जो इलास्टिक कार्टिलेज है, ये इलास्टिक कार्टिलेज खुद किसका बना होता है, तो सर ये इलास्टिक कार्टिलेज खुद बना होता है टाइप 2, टाइप सेकेंड या टाइप 2 कोलेजन फाइबर खुद किसका बना होता है, तो सर ये बना होता है टाइप 2 कोलेजन फाइबर। सर ये जो टाइप 2 कोलेजन फाइबर है ये किसके बने होते हैं, तो इसका जो फॉर्मेशन है वो होता है, इसका जो फॉर्मेशन है वो होता है आपके, वो होता है बिल्कुल, वो होता है विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। सर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है
जैसा कि मैंने आपको अभी सिलेबस बताते टाइम ही मैंने ये चीज़ बताई थी कि इस ईएनटी को या फिर आपका ऑप्थेल्मोलॉजी वाला जो पार्ट है उसको नीचे भी एग्जीक्यूट किया हुआ है, जहाँ कंसिडर्ड किया हुआ है जनरल सर्जरी, बर्न, आपका इनका सर्जिकल जो इवैल्यूएशन है उसके साथ में इसका किया हुआ है। तो जो जनरल सर्जरी वाला जो पोर्शन है उसके अंदर आपको पूछा जाएगा जैसे बाकी 100% प्री लड़के ऑपरेटिव हैं ना पूछा वो जाएगा, सर करने का इंट्रा है, ऑपरेटिव पूछा जाएगा, पोस्ट खाना खा ऑपरेटिव पूछा शाम के जाएगा। टाइम तो सर ये जो आपका वो एस्कॉर्बिक उसका एसिड है, खाना जो खा आपका खावा विटामिन बाहर सी नहीं है, इस विटामिन सी के बारे में मैं बोलूँ या एस्कॉर्बिक एसिड के बारे में मैं बोलूँ, तो याद रखना इस चीज़ को, एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन सी है, इसका काम होता है वुंड हीलिंग में। वुंड हीलिंग के अंदर, वुंड हीलिंग में जहाँ पे भी आपका वुंड बना हो, वहाँ वुंड हीलिंग के लिए जो अपन यूज़ करते हैं, जो सप्लीमेंट यूज़ करते हैं, उसमें आता है आपका एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी। सर देखिएगा, सर्जरी भी अपने आप में एक आर्टिफिशियल वुंड है। जब तक चीरा नहीं लगाओगे तब तक सर्जरी नहीं होगी, और जब चीरा लगेगा तो वहाँ वुंड क्रिएट होगा, और वुंड क्रिएट होगा तो उस वुंड को वापस भरने के लिए अपने को ऐसी चीज़ें चाहिए जो कोलेजन बनाए, और कोलेजन किससे बनता है? एस्कॉर्बिक एसिड से। कौन किससे बनता है आपका? एस्कॉर्बिक एसिड से। पूछा हुआ क्वेश्चन है और पूछा जाएगा, ठीक है? सर बिल्कुल क्लियरली एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एक पेशेंट है जिसका अभी सर्जरी हुआ है, सर्जरी के बाद में नर्स क्या सोचती है कि उसको पोस्ट ऑपरेटिव किस डाइट के बारे में बोला जाएगा, कि कौन सी डाइट खानी है? तो सर वो डाइट खानी है जिसमें विटामिन सी ज्यादा हो, जिसमें एस्कॉर्बिक एसिड कम हो। पूछ बोल सीधा सीधा पूछते हैं कि एक पेशेंट है जिसका अभी ऑपरेशन हुआ है, जिसके अंदर बेड सॉर है, एक नर्स क्या तो सोचती बेहतर है कि काम उसका जो प्रिस्क्रिप्शन है उसमें कौन सी मेडिसिन लिखी हुई होगी, जिसकी वजह नहीं से, जिससे कि उस मेडिसिन से उसका जो वुंड हीलिंग है वो बहुत अर्लियर हो। तो सर वो आपका एस्कॉर्बिक एसिड जाएगा, विटामिन सी। बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न में बोल रहा था। तो सर या मैं बस इतना सा बता रहा हूँ आपको, पीना आउटर विजुअलाइज पार्ट है ईयर का, किससे बना हुआ है? इलास्टिक कार्टिलेज से। ये जो इलास्टिक कार्टिलेज है वो किस टाइप का, किससे बना हुआ खुद? सर टाइप सेकंड कोलेजन फाइबर से। और कोलेजन फाइबर किससे बनता है? मत भूलना, एस्कॉर्बिक एसिड से। विटामिन सी इज द एस्कॉर्बिक एसिड। क्लियर है? सर आगे बात करते हैं पार्ट ऑफ पीना। नेक्स्ट वन इज द पार्ट ऑफ पीना। मैं ज्यादा लंबा चौड़ा यह नहीं बताऊंगा आपका पीना के पार्ट के बारे में, लेकिन एक पार्ट है जिसको मैं बिल्कुल छोड़ ही नहीं सकता, ऐसा वाला पार्ट है। दिस वन इज द नहीं मैं पहले लोब्यूल। आपको बताऊँ फिर एक कॉलेज में लोब्यूल, बताऊँ। लुक एट हियर, इस डायग्राम के अंदर देखिएगा, दिस पार्ट ऑफ पिना इज नोन एज लोब्यूल। सबसे नीचे वाला पार्ट ईयर का, ये आपके इस पिना का, एक बार टच करो अरे खुद यार इसको, गंदी से कर देखो। यार। जैसे आप इस लोब्यूल को टच करते हो, तो इस लोब्यूल को टच इंडियन करने के बाद गंदी में है, आप थोड़ी हल्का सा तो थोड़ा सही सा बात ऊपर नहीं जाओ, है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि शायद वहाँ पे कुछ थोड़ा सा हार्डनिंग आपको फील होगी, और जैसे ही आप लोब्यूल पे आते हो तो लोब्यूल पे आपको हार्डनिंग नहीं होती। ये जो हार्डनिंग है वो हार्डनिंग है आपके कार्टिलेज की वजह से, और लोब्यूल के ऊपर आपका हार्डनिंग है नहीं। तो इससे क्या चीज सामने आती है? फिर इससे क्लियर सा नाम से आपको चीज है वो सामने आती है कि लोब्यूल जो है इज ए नॉन कार्टिलेजियस पार्ट ऑफ पिना। नॉन कार्टिलेजियस पार्ट ऑफ पिना इज नॉन एज द लोब्यूल। और इसका यूज क्या है, इसका क्या है, तो देखिएगा सुनिएगा सर। इस पिना का जो यूज है वो होता है आपका SpO2 मेजरमेंट। SpO2 मेजरमेंट यानी कि अपन बोलते हैं, यानी कि अभी बोलते हैं अरे अभी कोविड के अंदर तो चल ही SpO2 सेचुरेशन ही रहा है, जिसको पूछो कि भाई मेरा मरीज कैसा है, ठीक है, सेचुरेशन कितना है? 70, खतरा है। सेचुरेशन कितना है? 80, बच सकता है। ठीक है, सेचुरेशन कितना है? 90। ऑक्सीजन या बिना ऑक्सीजन? यार ऑक्सीजन ही है। दिक्कत है फिर से। सर सेचुरेशन या SpO2 मेजरमेंट का जो सबसे जो अच्छी जगह है वो होती है आपका लोब्यूल। ठीक है, क्यों लोब्यूल होता है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है सर, एक्चुअली क्या है कि जो SpO2 सेचुरेशन के लिए जिस अपन इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं वो कौन सा आपका? पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर
ये जो आपका पल्स ऑक्सीमीटर है, इस पल्स ऑक्सीमीटर को आप अप्लाई करते हो तो देखते हो कि अभी उस तुम पल्स पढ़ो काय ऑक्सीमीटर को ऊपर वाली समजणार प्लेट और नीचे वाली प्लेट के बीच में एक रेड बीम आता है। पडसाळी कोणीची ये जो रेड बीम है, इस रेड बीम का मतलब ये होता है कि जब वो रेड बीम ऊपर वाली प्लेट से जब लगाने के बाद में ऊपर वाली प्लेट से रेड अरे बीम तो निकल ते के जिस सोबत जगह आपने काय अप्लाई किया है, उस जगह को पेनिट्रेट करती हुई नीचे वाली प्लेट से जैसे ही मिलेगी, तो इस दरमियान आपके ब्लड में अपने ब्लड में काय तर होणार आहे बरं का ब्लड में आज जो जर तू बत्ती ऑक्सीजन ओढून या यहाँ ब्लड में, या मैं सीधा बोलूं तो अपने हीमोग्लोबिन के अंदर जो वो गेट बंद ऑक्सीजन कर डाइल्यूटेड है, मैं उस ऑक्सीजन का परसेंटेज बताती है कि इतने परसेंट आपका ऑक्सीजन इस हीमोग्लोबिन में है। वो होता है अपना पल्स ऑक्सीमीटर। और वो कौन से इंस्ट्रूमेंट से होता है? पल्स ऑक्सीमीटर से। तो सर ये जो लेवल है वो कैसे सामने आता है, तो वो मैं बता रहा था कि आपके जैसे आप पल्स ऑक्सीमीटर लगाते हो तो लगाने के बाद में देखते हैं कि वो जो आपका रेड बीम है, वो जिस जगह आपने अप्लाई किया उस जगह को पेनिट्रेट करता हुआ आपका लोअर प्लेट पे जाता है, और वो मेजर करके कि इसके अंदर इस हीमोग्लोबिन में इतना परसेंट आपका ऑक्सीजन मिला हुआ है, उसी ऑक्सीजन को आपको रीडिंग दे देता है। इट विल बी प्लस मोर देन 95%। बट आप सोचो कि जब आपने उस पल्स ऑक्सीमीटर को अंगुली पे लगाया, तो अंगुली पे लगाने से क्या हुआ कि यार वो जो रेड बीम जो निकली है, वो रेड बीम आपके इस हार्ड स्किन को पेनिट्रेट करेगी, नीचे आपका बोन, बीच में मसल्स, और नीचे पाम की आपका स्किन, यानी इतनी हार्ड चीजों को पेनिट्रेट करते हुए वो नीचे वाली प्लेट पे पहुंचती है। और यदि उसका उल्टा मैं उसको यहाँ लगाऊं, तो आप खुद सोचो कि इस जगह अप्लाई करने से, इस जगह अप्लाई करने से जो रेड बीम है वो इजीली नीचे वाली प्लेट पे पहुंचेगी, और जब इजीली पहुंचेगी तो वो जो रीडिंग है वो अच्छी वाली रीडिंग देगी, रिलायबल रीडिंग देगी। इसीलिए बोलते हैं कि जो मोस्ट रिलायबल जो पार्ट होता है, एक्सटर्नल पार्ट, ठीक है, वो होता है अपना लोब्यूल। ठीक है, लोब्यूल से अपन क्या करते हैं अपना O2 SpO2 मेजरमेंट करते हैं। हाँ सर, लोब्यूल से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना इस चीज़ को। ठीक है सर, कौन सा आपका उपकरण है? पल्स ऑक्सीमीटर। क्या देता है पल्स ऑक्सीमीटर? कि आपके हीमोग्लोबिन में जितना ऑक्सीजन डाइल्यूटेड है, जितना आपका ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है हीमोग्लोबिन में, उस कंसंट्रेशन को शो करता है। कितने से ज्यादा होना चाहिए सर? बेसिकली 95% से ज्यादा होना चाहिए, मोर देन 95% आपका होना चाहिए। ठीक है, और हर एक डिजीज सर्कमस्टेंसेज में वो अलग अलग वेराइटीज में होता है। सर दूसरा पार्ट में बोल रहा था, सेकंड पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ईयर, सेकंड पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ईयर, second part of external ear is external auditory canal, external auditory canal. This is the second part of external ear. देखिएगा इसी डायग्राम के अंदर अपन देखते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। इसी डायग्राम के थ्रू इसको पूरा का पूरा अपन समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है, कहाँ तक होता है, कब तक होता है। ठीक है, तो सर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के बारे में यदि मैं बोलूँ तो मैं इस डायग्राम के थ्रू आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा कि एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है वो प्रेजेंट होता है आपका सिचुएटेड इन बिटवीन सिचुएटेड इन बिटवीन situated in between pinna and tympanic membrane, पिन्ना एंड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, यानी कि पिन्ना से लेके टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल सिचुएटेड होता है, सिचुएटेड इन बिटवीन पिन्ना एंड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। सर ये जो आपका पिन्ना और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के बीच का जो पार्ट है, जिसको अपने एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल बोला है, इसकी जो टोटल लेंथ है, इसकी जो टोटल लेंथ है वो लेंथ होती है लगभग मैं बोल सकता हूँ कि 2.5 टू 3 सेंटीमीटर, 2.5 टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, बुक्स वेरिएशन मिल सकता है, कुछ एक बुक्स है वो इसको 1.8 टू 3 सेंटीमीटर भी बताती है,
18 to 30 mm भी बोलते हैं, ठीक है। 2.5 to 3 सेंटीमीटर का जनरली देखते हैं। सर ये जो आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, इसको अपन ने देखा है कि कहाँ सिचुएटेड है सर, पिना से लेके टिम्पैनी मेम्ब्रेन तक। कितना लेंथ है? 2.5 टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। सर ये जो आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, देखना मेरे मार्कर को हल्का सा, जहाँ मेरा मार्कर को मैं वहाँ थोड़ा सा ध्यान देना। सर ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और इस टाइप का बना है। इसका ये जो कर्व बना है, ये कर्व अपने को हल्का सा एस कर्व दिख रहा है, एस टाइप का। तो मैं बोल सकता हूँ इसका जो शेप है वो शेप कैसा होता है? एस शेप होती है, स्लाइटली एस शेप आपका ये एक्सटर्नल ऑडिटरी होता है, ठीक है। इसके एडवांटेज भी है स्लाइटली एस शेप होने का, ठीक है। डिसएडवांटेज भी है, दोनों आगे अपन डिस्कस करेंगे इसके एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। सर ये जो आपका पिना से लेकर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बीच का 2.5 टू 3 सेंटीमीटर का एस शेप का जो पार्ट है, जिसको अपन ने एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल बोला। इस एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल को अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो पहला पार्ट होता है वो होता है आपका बोनी पार्ट, एंड सेकंड वन इज द कार्टिलेजियस पार्ट। सेकंड वन इज द कार्टिलेजियस पार्ट। सर देखिएगा, बोनी यानी कि वो पार्ट जो कि बोन से बना हुआ है। फर्स्ट वन इज द बोनी पार्ट, सेकंड वन इज द कार्टिलेजियस पार्ट। ये देखिएगा आपको बिल्कुल इसके अंदर, यदि मैं इसको और ढंग से थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँ, इस डायग्राम को और ढंग से दिखाना चाहूँ तो देखिएगा इसको कि यार ये देखो, इन वाले डायग्राम को देखिएगा आप, ये आपका कार्टिलेज है, ये कार्टिलेज है। सर ये जो कार्टिलेज है, इस कार्टिलेज के आसपास में टिश्यूज प्रेजेंट है, और अपने को बहुत अच्छे से पता है, सब लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि सर ये स्किन और स्किन के जस्ट नीचे कौन सा टिश्यू होता है? सबक्यूटेनियस टिश्यू या फिर सर ये जो सबक्यूटेनियस टिश्यूज है, इनके अंदर आपका कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, और इसी कार्टिलेज की वजह से इस पार्ट को अपने बोला कार्टिलेजियस पार्ट। और जहाँ पर आपका कार्टिलेजियस पार्ट खत्म होता है, उससे जस्ट आगे की तरफ अपना स्टार्ट होता है बोनी पार्ट। कौन सा पार्ट है? दिस वन इज द बोनी पार्ट। तो दोनों पार्ट हो गए। पहला कौन सा हो गया अपना? कार्टिलेजियस पार्ट, और दूसरा कौन सा पार्ट हो गया अपना? सर ये जो कार्टिलेजियस और बोनी पार्ट है, बोनी पार्ट और कार्टिलेजियस पार्ट, सर ये जो बोनी पार्ट है वो बनाता है 1/3 ऑफ टोटल लेंथ, और कार्टिलेजियस पार्ट बनाता है 2/3 ऑफ टोटल लेंथ। यानी कि जो 3 सेंटीमीटर की मैं मैक्सिमम में बांध देता हूँ, जो 3 सेंटीमीटर का अपना जो टोटल लेंथ है, उस टोटल लेंथ में से बोन का पोर्शन कितना है? 1/3 यानी कि 1 सेंटीमीटर। और कार्टिलेज का कितना पार्ट है? 2/3 यानी कि 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर कौन है? कार्टिलेज। 1 सेंटीमीटर पे कितना? तो सर मैं इस एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल को हल्का सा वापस आपको बोला कि सर पिना से लेकर टिम्पैनी मेम्ब्रेन के बीच में जो कैनाल प्रेजेंट होती है, इस कैनाल को हमने क्या बोला? एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ये जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, इसकी लेंथ कितनी है? 2.5 टू 3 सेंटीमीटर। कितने पार्ट हैं? 2। कौन कौन से? बोनी पार्ट और आपका कार्टिलेजियस पार्ट। लंबा ज़्यादा बड़ा कौन सा है? कार्टिलेजियस पार्ट। छोटा कौन सा है? बोनी पार्ट। कितना छोटा है? सर वो 1/3 है, यानी 1 सेंटीमीटर के लगभग है। कार्टिलेजियस पार्ट कितना बड़ा है? सर वो 2/3 है, कि लगभग 2 गुना मोटा है। सर आगे चलते हैं। importance of external auditory canal। इंपॉर्टेंस एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। डियर, जैसा भी अपन ने पढ़ा है
कि ये जो आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है ये कहाँ सिचुएटेड था? तो सर ये सिचुएटेड था आपका पिन्ना से लेके टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक। और जब अपन नॉर्मल हियरिंग फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, जब अपन ने कभी अपने एकेडमिक दिनों में जब पढ़ा होगा, उस टाइम अपन को एक छोटी सी चीज़ तो याद है कि सर जब भी अपन हियरिंग की बात करते हैं तो हियरिंग कैसे होता है? तो सर हियरिंग होता है कि जैसे ही कोई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई साउंड क्रिएट होती है, कोई साउंड आती है, कोई साउंड वेव अपने आती है, तो वो साउंड वेव सीधा एंटर अपना पिन्ना उसको कलेक्ट करता है। और कलेक्ट करने के बाद ये जो पिन्ना है, ये पिन्ना उस साउंड वेव को ट्रांसमिटेड कर देता है अपने कैनाल के अंदर। और ये जो कैनाल है वो उस साउंड वेव को भेजती है सीधा कहाँ? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पे। और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पे वाइब्रेशन होती है। और वाइब्रेशन की वजह से जैसे ही टिम्पेनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट करेगी तो वाइब्रेट होकर ये जो आपकी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ये जो ऑडिटरी ओसिकल्स है, यानी कि जो मिडिल ईयर की जो बोन्स है, इन बोन के थ्रू वो जो साउंड वेव है वो ट्रांसमिटेड होती है इनर ईयर में। और इनर ईयर में ट्रांसमिटेड होने के बाद जो कॉक्लिया है वो उस साउंड वेव को परसीव करता है, उस साउंड वेव को लेता है। और परसीव करने के बाद में, गेन करने के बाद में, उस साउंड वेव को, जैसा कि डेफिनेशन में बोला था कि ये सेंसरी नर्व के थ्रू मतलब कि नर्व यहाँ से ओरिजिनेट होगी। और वो सेंसरी नर्व इस साउंड वेव को लेके सीधा किधर चला जाता है? ब्रेन में। ब्रेन के अलग अलग एरियाज है, उन एरियाज में आके अपन को वो चीज़ समझ सकते हैं। 2 बजे ड्यूटी से इसका मतलब फिर वहाँ इसका मतलब एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल ने तो वहाँ क्या किया? सेलिब्रेशन हुआ है, तो एक्सटर्नल पटियाला ऑडिटरी तरीके कैनाल से। का जो इम्पोर्टेंस है या जो इसका फंक्शन है वो मैं बोल सकता हूँ कि पहला इसका फंक्शन है कि हाँ, यार जो भी साउंड वेव आती है उस साउंड वेव को ये पिन्ना से ट्रांसमिटेड कर देती है कहाँ पे? टिम्पेनिक में। तो इसका जो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंस हो गया, तो सबसे पहला जो इसका इम्पोर्टेंस हो गया वो क्या हो गया? ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव फ्रॉम पिन्ना टू टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव फ्रॉम पिन्ना टू टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। सर दूसरा सुनना, दूसरा इसका क्या इंपॉर्टेंस है? तो जस्ट अभी अभी अपन ने डिस्कस किया कि यार इसका जो शेप है वो शेप कैसा है? स्लाइटली एस शेप है। स्लाइटली एस शेप का पार्ट ये होता है। अब देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। जैसे ही कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट या कोई फॉरेन बॉडी, जैसे ही कोई फॉरेन बॉडी अपने ईयर के अंदर एंटर करेगी, तो आप खुद सोचो कि यहाँ पे आपका टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है। ईयर का सबसे डेलिकेटेड पार्ट होता है ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। यानी कि इतना डेलिकेटेड होता है कि हल्का सा कुछ करते ही, हल्का सा इरिटेशन करते ही, हल्का सा इसके ऊपर फोर्स करते ही ये पेनिट्रेट हो जाती है। इवन दो इसकी हवा के प्रेशर से ही। सुना होगा आपने कब बहुत बार कि उस भाई ने उसके थप्पड़ लगाई थी, थप्पड़ लगाते टाइम उसका थोड़ा सा मुंह इधर हुआ तो कान के ऊपर लग गई और कान पे लगने से उसके कान का पर्दा टूट गया। यार उन चीज़ों को थोड़ा सा सोचो, उनको समझने की कोशिश करो कि यदि इतने से हवा के प्रेशर से भी आपका कान का पर्दा फट सकता है, मतलब कि वो जो कान का पर्दा है वो कितना डेलिकेटेड ऑर्गन है, कितना मासूम ऑर्गन होता है। ये जो डेलिकेटेड ऑर्गन है इसके ऊपर हल्का सा प्रेशर पड़ने ही टूट जाएगा। या हल्का सा कोई भी शार्प चीज़ है, कोई भी चीज़ है, जैसे उसको फोर्स लगेगा, फोर्स लगते ही वो इसको पेनिट्रेट कर जाएगा। तो यार देखो इसका जो शेप है वो स्लाइटली एस शेप है। यानी कि कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट यदि इस एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के अंदर एंटर करेगा तो उसको हल्का सा इस शेप की वजह से हल्का सा रेसिस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा। और जब इसके सामने रेसिस्टेंस आएगा तो फॉरेन ऑब्जेक्ट है वो इस जगह से आगे की तरफ नहीं जा पाएगा। और वो आगे नहीं जाएगा तो आपका टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है वो कैसा है? सेफ है। ठीक है। तो मैं इस एस कर्व की वजह से ये बोल सकता हूँ, इस एस कर्व की वजह से ये बोल सकता हूँ कि इसका जो सेकंड इंपॉर्टेंस फंक्शन है वो ये है, प्रोटेक्ट टू प्रोटेक्ट टू टिम्पेनिक मेम्ब्रेन फ्रॉम एनी फ्रॉम एनी फॉरेन बॉडी, फ्रॉम एनी फॉरेन बॉडी। नंबर थर्ड सुनिएगा इसका।
समझिएगा सर। अगला मैं बोल रहा हूँ यार, अपन ने देखा है कि फंक्शन ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी, इसके अपन देख रहे थे, अपन ने दो देखा। तीसरे में बात कर रहे थे ईयरवैक्स। ईयरवैक्स ईयरवैक्स का क्या काम होता है सर? ईयरवैक्स कहाँ बनता है? तो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में बनता है। कहाँ बनता है? एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में बनता है। कैसे बनता है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में? तो सर उसका सीधी सी चीज़ है कि एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जो है, ठीक है, उसके अंदर अपन ने पढ़ा है अभी कि एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के अंदर जो कार्टिलेजियस पार्ट है, ये वाला पार्ट कार्टिलेजियस पार्ट, ये वाला पार्ट देखिएगा, ये आपका सबक्यूटेनियस टिश्यूज है। और जहाँ सबक्यूटेनियस टिश्यूज होता है वहाँ आप खुद सोचिएगा अपने स्किन के बारे में, यहाँ का सोचिएगा, यहाँ हमारे सबक्यूटेनियस टिश्यूज है, ठीक है, यहाँ हमारे सबक्यूटेनियस टिश्यूज है। क्योंकि जैसे अपन स्किन को हटाते हैं, डर्मिस एपिडर्मिस को अपन हटाते हैं, तो एपिडर्मिस डर्मिस एपिडर्मिस हटने के बाद अपन देखते हैं कि वहाँ बच जाता है आपका सबक्यूटेनियस टिश्यू, जिसको अपन हाइपोडर्मिस भी बोलते हैं। ये जो हाइपोडर्मिस है, इसके अंदर स्पेसिफिक टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है, स्वेट सेल्स होती है जो पसीना बनाती है, आपकी सीबेसियस ग्लैंड्स होती है जो कि सीबम का फॉर्मेशन करती है, ऑयल, मुंह का ऑयल जो होता है, ठीक है। आप खुद सोचिएगा, जब ये सबक्यूटेनियस टिश्यूज हैं तो यहाँ पे आपका स्वेट ग्लैंड और सीबेसियस ग्लैंड नहीं होगा, और जब स्वेट ग्लैंड और सीबेसियस ग्लैंड होगा तो ये सीक्रेशन नहीं करेगी क्या सीबम का और आपकी स्वेट का? मैंने अभी बोला है सीबम मतलब ऑयल, अपने मुंह के ऊपर का जो ऑयली बोलते हैं ना, इसकी स्किन है वो ऑयली स्किन है, वो इसलिए ऑयली होता है क्योंकि वहाँ सीबम का फॉर्मेशन ज्यादा होता है। और ये जो सीबेसियस ग्लैंड के थ्रू से जो सीबम निकलता है वो ऑयल है। और ऑयल का नेचर कैसा होता है आपको पता ही है। ऑयल का जो नेचर होता है वो होता है आपका बढ़ने वाला। अरे ऐसे याद नहीं रहे तो सोचना, बॉयज के रूम पे जो अपने हेयर ऑयल का जो शीशे होता है, जो पाउच होता है, ठीक है, उस हेयर ऑयल के चारों तरफ छोटे छोटे रेत के कण नहीं मिलते क्या? उसके चारों तरफ मिट्टी गिट्टी नहीं होती है क्या? वो क्यों होती है? क्योंकि ऑयल का जो नेचर है वो होता ही किसी जो जो भी चीज है उसको कैप्चर्ड करने की है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से सीबम फॉर्मेशन होगा, स्वेट फॉर्मेशन होगा, स्वेट प्लस सीबम दोनों मिलके क्या करेंगे कि यार इस एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की जो स्किन है वो स्किन भी टूट रही है, वहाँ फॉलिकल्स भी टूट रहे हैं, तो ये सारा का सारा चीजें मिलके हेयर फॉलिकल्स, सीबम, आपका स्वेट, आपका स्किन, ये सारी सारी चीजें मिलके जब एक जगह एक्यूमुलेट होती है तो इस एक्यूमुलेशन को अपन बोलते हैं ईयर वैक्स। क्या बोलते हैं इसको? ईयर वैक्स। अब देखो सर, सोचो समझो, ठीक है। मैंने ईयर वैक्स का डेफिनेशन बताया है कि ईयर वैक्स का जो डेफिनेशन होता है वो ये होता है कि ईयर वैक्स है वो बना आपका सीबम का होता है, मतलब ऑयल का बना होता है, जिसका नेचर होता है किसी चीज को कैप्चर्ड करने का। यदि सीबम यहाँ पे इस एक्सटर्नल इस ईयर की जो स्किन है, जो हेयर फॉलिकल्स है, इनको कैप्चर्ड कर सकता है, तो कोई चीज इधर से एंटर करेगी तो क्या उसको कैप्चर्ड नहीं करेगा क्या? कोई भी चीज मान लो, कोई भी फॉरेन बॉडी इधर से एंटर कर रही है, जब इधर से एंटर कर रही है तो इसको कैप्चर्ड करेगा। इसको कैप्चर्ड करेगा मतलब कि जो भी फॉरेन बॉडी है उस फॉरेन बॉडी को ये क्या करेगा, उस फॉरेन बॉडी को ये कैप्चर्ड कर लेगा, और कैप्चर करने के बाद उसको आगे नहीं जाने देगा, वो फॉरवर्ड मूव नहीं करेगी। और जब फॉरवर्ड मूव नहीं करेगी तो सर अपना जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसके ऊपर अटैक करेगी। तो सर जो इसका मैं नेक्स्ट इसका जो बता रहा था आपका ईयरवैक्स का मैंने बताया आपको, सीधा सा सिंपल सा डेफिनेशन बताया कि ईयरवैक्स क्या है। सर ये केमिकल सब्सटेंसेज है जो किसका बना होता है, स्वेट का, सीबम का और स्किन का मिलकर बना होता है। क्या काम करता है सर? ये प्रोटेक्शन का काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। कैसा प्रोटेक्शन? वही फॉरेन बॉडी वाला प्रोटेक्शन। अगला मैंने बोला है, अगला ये क्या काम करेगा सर? अगला यही ईयर वैक्स है, वो ईयर वैक्स आपका काम करेगा एंटी माइक्रोबियल। एंटी माइक्रोबियल, अरे एंटी का मतलब अगेंस्ट, माइक्रोबियल्स का मतलब आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसा कोई भी सब्सटेंसेस जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट काम करे, मैं उसको एंटी माइक्रोबियल बोलता हूँ।
ये जो एंटी माइक्रोबियल है, ये जो एंटी माइक्रोबियल है, अरे सब देखो, सबसे पहले एमसीक्यू तो यही से निकलता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? कॉलेज चालत तर वो त्याच्यासाठी ऑर्गेनिज्म कॉलेज जिनको आप वैयक्तिक विदाउट कॉलेज माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते। इसको नॉट विजुलाइज, विदाउट माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते जिनको, उनको अपन क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कितने टाइप के होते हैं? बहुत सारे भाइयों ने ट्रिगर कर लिया, सर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। मत भूलो, पढ़ाई करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कॉन्सेप्ट बनाना, और कॉन्सेप्ट बनाना आपके हाथ में है। एक हिसाब से यदि मैं देखूँ तो ये जो क्लास है वो मेडिकल सर्जिकल का सबसे पहला क्लास है। मैं ट्राई करूंगा कि यहीं से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बनाऊं, उन्हीं कॉन्सेप्ट के थ्रू अपन आगे की तरफ जाएंगे, जिससे कि आगे का पढ़ना इजी हो जाएगा अपना। देखो हर एक जगह आएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो यार, वो इसलिए आएगा क्योंकि अपना जो मेडिकल सर्जिकल है वो बनता ही इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन से। अपने मेडिकल सर्जिकल में जितनी बीमारियां हैं वो सारी वही तो आईटीएस वाली, ये आईटीएस, वो आईटीएस, वो आईटीएस, वो आईटीएस, सारी की सारी वही है इन्फ्लामेशन वाली, जिसमें इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लामेशन होता है। और इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होता है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने टाइप का होता है? तो सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो होता है आपके दो टाइप का। कितने टाइप का होता है? टू टाइप। कौन सा? नंबर वन, पैथोलॉजिकल। नंबर टू, सेकेंड वन इज नॉन पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल एंड नॉन पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनके अंदर डिजीज पैदा करने की कैपेसिटी होती है। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो किसी ना किसी टाइप की डिजीज को क्रिएट करते हैं, डिजीज को इनिशिएट करते हैं, उनकी वजह से अपना जो बॉडी है वो डिजीज्ड होता है। और नॉन पैथोलॉजिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो होता है जो कि अपनी बॉडी के लिए हेल्दी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लैक्टोबैसिलाई, वर्ड में होता है। लैक्टोबैसिलाई इज ए बैक्टीरिया बट दैट इज गुड फॉर आवर हेल्थ, तो वो नॉन पैथोलॉजिकल हो गया। पैथोलॉजिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अरे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये सारे के सारे पैथोलॉजिकल मानने के साथ हैं। स्टेफिलोकोकस हो गया, स्टेफाइलोकोकस हो गया, अरे वायरस, कोविड, कोरोना वायरस, पैथोलॉजिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सर बात कर रहे थे ईयरवैक्स के बारे में, मैंने फंक्शन पढ़ा रहा था एक्सप्लोरेटरी कैनाल। इस एक्सप्लोरेटरी कैनाल के फंक्शन के अंदर आया था अपना ईयरवैक्स। क्या काम करता है? पहले तो मैंने बोला कि यार ये प्रोटेक्शन करता है, किसी भी फॉरेन बॉडी को आगे की तरफ नहीं, वहीं ट्रैप कर लेता है। दूसरा क्या काम है? एंटी माइक्रोबियल। ये एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी के थ्रू क्या करेगा? किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारेगा, ये किल डाउन करेगा, किल डाउन करेगा। अच्छा है कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पैदा नहीं करेगा। बात कर रहा था मैं कि यार माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं? तो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? पैथोलॉजिकल और नॉन पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल क्या है? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या करवाए? डिजीज, बीमारी पैदा करे, उनको अपन क्या बोलते हैं? पैथोलॉजिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आज से जब भी कोई डिजीज पढ़ो, उस डिजीज को पढ़ने से पहले जब आप लिखते हो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, जैसे भी आप पढ़ना ये अपने नोट्स स्टार्ट करते हो, उसके आगे एक लाइन लिखना स्टार्ट कर दो, पैथोलॉजिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और पैथोलॉजिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नीचे लिखना बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उससे। सर नॉन पैथोलॉजिकल, जो आपका डिजीज क्रिएट नहीं कर सकते, उनको अपन कौन सा बोलते हैं? नॉन पैथोलॉजिकल बोलते हैं। सर अगला बात करते हैं ईयरवैक्स का और क्या काम है। तो ईयरवैक्स का जो नेक्स्ट वर्क होता है वो होता है आपका मॉइस्चराइजेशन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। बहुत अच्छे वाली चीज है, सुनना इसको, सुनने में ही मजा आएगा। सुनना, मॉइस्चराइजेशन का मतलब होता है नमी, यानी कि ये जो आपका है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को मॉइस्चर करके रखता है, उसको नम बना के रखता है। यार टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को कौन सा मेकअप करना है जो उसका स्किन वो मॉइस्चर होना जरूरी है? अपन यूज करते हैं मॉइस्चराइजर सर्दियों में स्पेशली। क्यों? क्योंकि अपनी स्किन क्या हो जाती है? ड्राई। उस ड्राइनेस से बचने के लिए अपन क्या यूज करते हैं? मॉइस्चराइजर।
ये मॉइस्चराइजर क्या करता है, आपकी स्किन को नमी बना के रखता है, नमी रखता है। यार सोचो, ये जब मॉइस्चराइजर जो यूज करते हैं तो उससे पहले क्या होता है, ड्राइनेस की वजह से आपकी जो स्किन है, उस स्किन पे ऐसा लगता है जैसे उसके ऊपर टेंशन आ रहा है, उसके ऊपर ट्रैक्शन आ रहा है, वो खींच रही है। ऐसा लगता है कि अंदर की तरफ कोई खींच रहा है उसको। अजीब सा लगता है, चेहरे के ऊपर सबसे ज्यादा होता है। वो ट्रैक्शन आ रहा है, उस ट्रैक्शन की वजह से ऐसा लगता है कि यार शायद उसको कोई खींच रहा है। अब वो उसको खींचने से क्या होगा कि यार अजीब सा ऐसा लगता है कि वो जो अपना स्किन है वो खींचा जा रहा है। सपोज करो यदि आपका टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन है, वो टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन मॉइस्चराइज नहीं होता, यदि वो सूखा पड़ा रहता, तो सूखा पड़ा रहने से क्या होता है यार कि वहाँ मॉइस्चराइजेशन नहीं होता। और मॉइस्चराइजेशन नहीं होता तो उससे क्या होता है कि मॉइस्चराइज नहीं होने से क्या होगा कि टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन है, उस टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रैक्शन आता है। और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन ट्रैक्शन आने की वजह से क्या होता है कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन ढंग से वाइब्रेट नहीं कर सकता। ठीक है। और जब टिम्पेनिक मेम्ब्रेन ढंग से वाइब्रेट नहीं करता, तो अपना जो हियरिंग मैकेनिज्म है, वो हियरिंग मैकेनिज्म एग्जैक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। ठीक है। तो डियर फ्रेंड, ये सारा का सारा अपना डिस्कशन किया था वो एक्सटर्नल ईयर के ऊपर था। 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं अपन बाद में मिडिल ईयर के साथ।
से जीते हैं। हुँ। हाँ,